वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। You are watching UPSC Civil 360. Just plug in and stay UPSC ready. Today we are going to discuss ethics from the September monthly magazine of Vision IS. आज का हमारा डिस्कशन एथिक्स यानी नीति शास्त्र पर केंद्रित है, स्पेसिफिकली सितंबर महीने की विजन आईएएस मैगजीन से। ये यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम दो मुख्य सेक्शंस पर चर्चा करेंगे। पहला, मॉरल इंटेग्रिटी मतलब नैतिक सत्यनिष्ठा का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, और दूसरा एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशू, बिग टेक एंड एथिक्स ऑफ एआई यानी बड़ी टेक और एआई की नैतिकता से जुड़ी रेगुलेटरी चैलेंजेस। एसेंशियली हम देखेंगे कि कैसे पुराने नैतिक सिद्धांत आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की दुनिया में रेलेवेंट है। तो चलिए पहले बात करते हैं मॉरल इंटेग्रिटी की। हाल ही में जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी काफी चर्चा में रही। उन्होंने कहा कि मॉरल इंटेग्रिटी एक गाइडिंग फोर्स है, ये एथिकल डायरेक्शन तय करती है, न कि उसे रिस्ट्रिक्ट करती है। ये सुनने में सरल लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं, है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर आप मोरालिटी या नैतिकता को नियमों का एक बोझल सेट समझ लेते हैं जो हमें बांधता है, लेकिन जस्टिस कांट का पर्सपेक्टिव इसे एक अंदरूनी कंपस की तरह दिखाता है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, खासकर मुश्किल हालात में। असल में ये एथिकल डिसीजन मेकिंग का बिल्कुल आधार है, और ये ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि इंस्टीट्यूशनल कंडक्ट में भी जस्टिस, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करती है। तो अगर हम इसे और गहराई से समझें तो मॉरल इंटेग्रिटी असल में है क्या? ये सिर्फ सही गलत जानने से ज्यादा है, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, मॉरल इंटेग्रिटी का मतलब है बाहरी दबावों या फिर पर्सनल गेन के लालच के बावजूद अपने एथिकल प्रिंसिपल्स और कोर मॉरल वैल्यूज पर मजबूती से और लगातार टिके रहना। यह सिर्फ सोचना या बोलना भर नहीं है, बल्कि आपके बिलीफ, आपकी स्पीच और आपके एक्शन के बीच एक गहरा अलाइनमेंट, एक सामंजस्य होना चाहिए। जैसा कहा जाता है ना, इंटेग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। असली परीक्षा तो तभी होती है जब कोई देख ना रहा हो। यह आपके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। अच्छा, तो इस कैरेक्टर की मजबूती के, इस मॉरल इंटेग्रिटी के फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या हैं? मतलब किन स्तंभों पर ये टिकी होती है? वैसे तो कई पहलू हैं, लेकिन हाँ, कुछ कोर एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता। अपने वैल्यूज को, अपनी मोटिवेशंस को और हाँ, अपनी वीकनेसेस को भी पहचानना। बिना खुद को समझे बाहरी दबावों का सामना करना मुश्किल है। सही बात है। नंबर 2 है ऑनेस्टी, ईमानदारी। न सिर्फ सच बोलना बल्कि अपने कंडक्ट में ट्रांसपेरेंसी रखना। नंबर 3 है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी लेना। गलतियों से सीखना भी इसी में आता है। नंबर 4, जो शायद कई बार सबसे चैलेंजिंग होता है, वो है करेज, साहस। विरोध या रिस्क के डर के बावजूद जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस। और इन सबको बांधता है नंबर 5, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। समय और हालात बदलने पर भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। ये सब मिलकर ही नैतिक सत्यनिष्ठा का निर्माण करते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ पर्सनल क्वालिटीज नहीं है, बल्कि समाज के अलग अलग हिस्सों में इनकी भूमिका है। तो इसमें की स्टेक होल्डर्स कौन है और उनके एथिकल रोल्स क्या क्या हैं? सही कहा आपने। वैसे तो हर व्यक्ति ही स्टेक होल्डर है, लेकिन कुछ भूमिकाएं खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। जैसे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लोक सेवक। इनके लिए प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी फंडामेंटल है। जनता का विश्वास इन्हीं मूल्यों पर टिका होता है। जी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और जस्टिस सुनिश्चित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए अब एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ नाइस टू हैव नहीं रह गया है, बल्कि बिजनेस सर्वाइवल और ट्रस्ट के लिए जरूरी हो गया है। हाँ, आजकल ESG वगैरह की बहुत बात होती है। बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडर से उम्मीद की जाती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, फेयरनेस और इंक्लूसिविटी बनाए रखें। और आखिर में सोसाइटी, मतलब हम सब, हमें कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली एक कल्चर बनानी होगी। लेकिन ये सब कहना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल। व्यावहारिक जीवन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉरल इंटेग्रिटी को बनाए रखने में बाधा डालते हैं? वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना अक्सर करना पड़ता है? हाँ, ये चुनौतियां बिल्कुल रियल हैं और कई लेवल्स पर काम करती हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हितों का टकराव, जहां पर्सनल गेन पब्लिक ड्यूटी के आड़े आ जाता है। 2G स्पेक्ट्रम केस जैसे मामले इसके उदाहरण है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स, संस्थागत दबाव। कई बार सिस्टम का प्रेशर, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो या अनरियलिस्टिक टारगेट्स हो, व्यक्ति को नैतिक समझौते करने पर मजबूर कर सकता है। व्यापम स्कैम में हमने ऐसा कुछ देखा। और व्यक्तिगत स्तर पर भी तो कमजोरियां होती हैं, जैसे लालच। बिल्कुल। तीसरा फैक्टर वही है ग्रीड एंड मटीरियलिज्म, लालच और भौतिकवाद। सत्ता और पैसे की चाह कई बार लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। सत्यम स्कैम जैसे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में ये साफ दिखा। सही। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी एक बड़ा इशू है। जब पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है तो गलत काम छुपाना आसान हो जाता है और पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। आरटीआई एक्ट 2005 से पहले सिस्टम काफी ओपेक थे, गलत चीजों में शामिल हो जाते हैं। एडवर्ड स्नोडन का केस देखिए, उन्होंने सच बोला लेकिन उन्हें किन हालात का सामना करना पड़ा। और जब एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी पनप जाती है, मतलब दंड मुक्ति की संस्कृति, जहां गलत करने वालों को सजा नहीं मिलती, तो ये दूसरों को भी गलत काम करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करती है। राजनीति का अपराधीकरण इसी का एक दुखद पहलू है।
इन बाधाओं और दबावों को देखते हुए ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर मॉरल इंटेग्रिटी इतनी जरूरी क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इसका महत्व सिर्फ आइडियलिस्टिक नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल है। इंडिविजुअल्स के लिए ये ट्रस्टवर्दीनेस और क्रेडिबिलिटी बनाता है। रतन टाटा जैसे लोग अपनी इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं। ये मुश्किल हालातों में एक मॉरल कंपस की तरह काम करता है। सत्येंद्र बुबे या एडवर्ड स्नोडन जैसे विसल ब्लोअर्स के मामलों में ये दिखा। उन्होंने भारी पर्सनल रिस्क उठाकर सच सामने रखा। और गवर्नेंस के लिहाज से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में तो ये और भी क्रिटिकल है। ये करप्शन रोकता है और प्रोबिटी बनाए रखता है। अशोक खेमका जैसे अधिकारियों के उदाहरण हमें प्रेरणा देते हैं। ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में इसे कर दिखाया। एथिकल इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करते हैं। जुडिशरी में भी इसका रोल होगा। बिल्कुल, जुडिशरी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित करता है। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 जैसे फैसले इसके उदाहरण हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और गुड गवर्नेंस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और स्टेक होल्डर ट्रस्ट के लिए जरूरी हैं। इन्फोसिस ने नारायण मूर्ति के लीडरशिप में इसके स्टैंडर्ड सेट किए। आज ESG कंप्लायंस इसी दिशा में एक कदम है, जैसे टोयोटा का नेट जीरो 2050 लक्ष्य। और आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल स्फीयर में भी इसका महत्व बढ़ गया है। खासकर AI, प्राइवेसी और सर्वेलेंस जैसे उभरते मुद्दों पर एथिकल डिसीजंस लेना बहुत महत्वपूर्ण है। टिम बर्नर्स-ली की ओपन इंटरनेट की वकालत इसी नैतिक सोच का उदाहरण है। सिविल सोसाइटी और मीडिया के लिए भी ट्रूथफुल जर्नलिज्म और मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। कोविड-19 कवरेज हो या आना हजारे आंदोलन, मीडिया की भूमिका अहम रही है। तो कुल मिला के मॉरल इंटेग्रिटी पर हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका सार क्या है। सार यह है कि मॉरल इंटेग्रिटी सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये एथिकल लीडरशिप और गुड गवर्नेंस की नींव है, उसका बेडरॉक है। ये जीवन के हर पहलू में फेयरनेस, कंपैशन और अकाउंटेबिलिटी को संभव बनाती है। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था, मोरालिटी इज द बेसिस ऑफ थिंग्स एंड ट्रूथ इज द सब्सटेंस ऑफ ऑल मोरालिटी। मतलब नैतिकता ही हर चीज का आधार है और सत्य ही नैतिकता का सार है। एक सस्टेनेबल गवर्नेंस, एक रेजिलिएंट डेमोक्रेसी और गहरा सोशल ट्रस्ट बनाने के लिए नैतिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखना और उसे पोषित करना अनिवार्य है। बिल्कुल, और यहीं से हम अपनी डिस्कशन के दूसरे और आजकल बेहद रेलेवेंट हिस्से पर आते हैं, बिग टेक एंड एथिक्स ऑफ AI, अ ग्रोइंग रेगुलेटरी चैलेंज। जहां मॉरल इंटेग्रिटी व्यक्ति और संस्था के स्तर पर काम करती है, वहीं AI एथिक्स हमें टेक्नोलॉजी के नैतिक आयामों पर सोचने को मजबूर करती है। जी हाँ, बिल्कुल। AI हमारी जिंदगी को बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन इसके साथ ही गंभीर एथिकल क्वेश्चंस भी खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर में बिग टेक कंपनीज का AI फील्ड में बढ़ता डोमिनेंस और उनकी डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस, खासकर जो अनएथिकल डेटा प्रैक्टिसेस हैं, उनको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। हाँ, आजकल काफी खबरें आ रही हैं इस बारे में। हाँ, हाल के उदाहरण देखें तो US कोर्ट्स में गूगल के AI ड्रिवन सर्च में एलिज्ड मोनोपोली की जांच चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो अपनी मार्केट पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऑथर्स ने एप्पल पर मुकदमा किया है। उनका आरोप है कि एप्पल ने अपनी नई AI मॉडल OpenALM को ट्रेन करने के लिए उनकी कॉपीराइटेड बुक्स का इस्तेमाल किया, बिना उनकी सहमति या उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन दिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि AI ट्रेनिंग के लिए डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर अब लीगल और एथिकल स्क्रूटनी बढ़ रही है, और ये डिजिटल मोनोपोलीज का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये दोनों मामले एक बड़े ट्रेंड को दिखाते हैं। AI को ट्रेन करने के लिए जो विशाल मात्रा में डेटा चाहिए, उसमें कॉपीराइटेड मटेरियल और पब्लिक डेटा का इस्तेमाल कैसे हो, उस पर कानूनी और नैतिक बहस तेज हो रही है। साथ ही ये डिजिटल मोनोपोलीज के बनने और उनके द्वारा इनोवेशन को दबाने या अनफेयर एडवांटेज लेने के खतरों पर भी रोशनी डालते हैं। सवाल यह है कि क्या इनोवेशन की रेस में फेयरनेस और इंडिविजुअल राइट्स को पीछे छोड़ा जा सकता है। इस पूरी तस्वीर में की स्टेक होल्डर्स कौन है, मतलब किसके हित दांव पर लगे हैं और उनमें क्या टकराव देखने को मिल रहा है। यहाँ कई स्टेक होल्डर्स हैं जिनके हित अक्सर टकराते हैं। एक तरफ तो हैं बिग टेक कंपनीज जिनका जोर प्रॉफिट, मार्केट शेयर बढ़ाने और डेटा व एल्गोरिदम्स पर कंट्रोल बनाए रखने पर है। दूसरी तरफ हैं कंटेंट क्रिएटर्स, लेखक, कलाकार, संगीतकार, कोड लिखने वाले जो अपने कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR की सुरक्षा चाहते हैं, उचित कॉम्पेंसेशन चाहते हैं और क्रेडिट चाहते हैं। और हम जैसे कंज्यूमर्स, आप फिर हैं कंज्यूमर्स, हम सब जो सेफ, अफोर्डेबल और प्राइवेसी का सम्मान करने वाली AI सर्विसेज चाहते हैं। गवर्नमेंट का काम बहुत मुश्किल है। उन्हें मोनोपोलीज को रोकना है, नागरिकों के राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं और इनोवेशन व रेगुलेशन के बीच एक बैलेंस साधना है। और अंत में सोसाइटी है जो AI के बेनिफिट्स तक इक्विटेबल एक्सेस चाहती है और बायस्ड, एक्सप्लॉयटेटिव या मैनिपुलेटिव सिस्टम से सुरक्षा चाहती है। इन्हीं टकराते हितों से एथिकल कंसर्न्स पैदा होते हैं। तो AI ऑपरेशंस में मुख्य नैतिक चिंताएं क्या हैं जिन पर आज सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कई गंभीर चिंताएं हैं। पहली, डिजिटल मोनोपोली एंड अनफेयर कॉम्पिटिशन। बिग टेक कंपनीज अपने विशाल रिसोर्सेज, डेटा सेट्स, एल्गोरिदम्स, प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके छोटे प्लेयर्स को मार्केट से बाहर कर सकती हैं। ये फेयरनेस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के खिलाफ है। गूगल का सर्च मार्केट डोमिनेंस इसका एक जाना माना उदाहरण है। ट्रेन करने के लिए अक्सर बिना परमिशन या पेमेंट के भारी मात्रा में डेटा जैसे किताबें, आर्ट, म्यूजिक, कोड स्क्रैप किया जाता है। एप्पल पर लगा मुकदमा इसी मुद्दे को उठाता है। अगर कांटियन एथिक्स के नजरिए से देखें तो ये क्रिएटर्स को सिर्फ एक साधन, मीन्स टू एन एंड की तरह इस्तेमाल करना है, जो नैतिक रूप से सही नहीं है। प्राइवेसी और डेटा मिसयूज का खतरा भी तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तीसरी चिंता यही है, प्राइवेसी एंड डेटा मिसयूज। AI सिस्टम्स, खासकर जो पर्सनल डेटा पे ट्रेन होते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं या उसका मिसयूज हो सकता है। साउथ कोरिया का AI ऐप डीप सीक पर प्राइवेसी उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाना इसका हालिया उदाहरण है।
चौथी चिंता है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक नॉलेज। जो ज्ञान पहले ओपनली अवेलेबल था, जैसे विकिपीडिया का डेटा, उसे अब प्रोप्राइटरी एआई मॉडल्स बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, अक्सर बिना प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के। ये ज्ञान के डेमोक्रेटाइजेशन के विचार के बिल्कुल विपरीत है। और क्या मुनाफे की दौड़ नैतिकता पर भारी पड़ रही है? ऐसा लगता है कई बार। हाँ, ये पांचवी चिंता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट वर्सेस एथिक्स। अक्सर एआई डेवलपमेंट में मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाला एटीट्यूड दिखता है, जहां एथिकल कंसिडरेशंस पर प्रॉफिट को तरजीह दी जाती है। और छठी चिंता है नॉर्थ साउथ डिवाइड का बढ़ना। ग्लोबल नॉर्थ की कंपनियां अक्सर ग्लोबल साउथ के डेटा का इस्तेमाल करके एआई से प्रॉफिट कमा रही हैं, जिससे डिजिटल कोलोनियलिज्म और ग्लोबल इनइक्वालिटी के बढ़ने का खतरा है। ये चिंताएं वाकई गंभीर है। इनसे निपटने के लिए रेगुलेशन का मौजूदा स्टेटस क्या है? भारत और दुनिया में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, भारत में फिलहाल कोई डेडिकेटेड एआई लॉ नहीं है। मौजूदा कानूनों जैसे आईटी एक्ट 2000, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपीए 2023, कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को ही एआई के कॉन्टेक्स्ट में लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एआई ट्रेनिंग में कंसेंट, डेटा ओनरशिप, लायबिलिटी जैसे स्पेसिफिक इश्यूज पर अभी भी लीगल क्लैरिटी की कमी है। और ग्लोबल लेवल पर देखें तो ईयू एआई एक्ट एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है। ये दुनिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ है जो रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाता है और ट्रांसपेरेंसी व सेफ्टी पर जोर देता है। यूनेस्को का 2021 का रिकमेंडेशन ऑन एआई एथिक्स एक महत्वपूर्ण ग्लोबल मॉरल फ्रेमवर्क है, जिसे भारत ने भी अडॉप्ट किया है। इसके अलावा G20 एआई प्रिंसिपल्स हैं, ब्लेचली डिक्लेरेशन 2023 है एआई सेफ्टी पर, और आगामी पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 जैसे प्रयास ग्लोबल कॉर्पोरेशन और ह्यूमन सेंट्रिक एआई को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इन चुनौतियों और वैश्विक प्रयासों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? व्हाट शुड इंडिया डू? एक बैलेंस्ड और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले तो भारत को अपने लीगल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करना होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ की जरूरत है जो कंसेंट, लाइसेंसिंग, लायबिलिटी, डेटा प्रोटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी को स्पष्ट रूप से एड्रेस करे, और ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे ईयू एआई एक्ट के अनुरूप हो। ठीक है। दूसरा, फेयर यूज एंड कॉम्पेंसेशन सुनिश्चित करना होगा। क्रिएटर्स को उनके काम के इस्तेमाल के लिए उचित भुगतान और एक्नॉलेजमेंट मिले, इसके लिए फेयर डेटा लाइसेंसिंग रिजीम्स बनाने होंगे। तीसरा, एंश्योर कॉम्पिटिशन एंड प्रिवेंट मोनोपोलीज। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) को एंटी कॉम्पिटिटिव एआई प्रैक्टिसेस पर नजर रखने के लिए और एम्पावर करना होगा। साथ ही ओपन सोर्स एआई मॉडल्स और पब्लिक डेटा कॉमन्स को प्रमोट करना चाहिए। प्राइवेसी और एक्सेस का क्या? ये भी बड़े मुद्दे हैं। बिल्कुल। चौथा कदम है सेफगार्ड प्राइवेसी एंड सेंसिटिव डेटा। रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन मेजर्स जैसे डेटा एनोनिमाइजेशन, कंसेंट बेस्ड एक्सेस और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स मैंडेटरी होने चाहिए। डीपीडीपीए के तहत डेटा ब्रीचेस के लिए सख्त पेनल्टीज लागू करनी होंगी। पांचवां, डेमोक्रेटाइज नॉलेज एंड एक्सेस। पब्लिक डिजिटल गुड्स और ओपन रिसर्च डेटाबेसेस को प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही आम नागरिकों और स्मॉल बिजनेसेस के लिए एआई लिटरेसी बढ़ानी होगी ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और कंपनियों की जिम्मेदारी? हाँ, छठा पॉइंट है बैलेंस प्रॉफिट विद एथिक्स। कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करने के बजाय एथिकल इंप्लीकेशंस का असेसमेंट करने के लिए इनकरेज करना होगा, शायद इंटरनल एथिक्स रिव्यू बोर्ड्स के माध्यम से। सातवां, ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे यूएन के लीडरशिप में कोई ग्लोबल ट्रीटी जरूरी है। साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। और आठवां, भारत को अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ानी होगी, शायद एक नेशनल एआई रेगुलेशन अथॉरिटी बनाकर और एथिकल इंडिजिनस एआई डेवलपमेंट को पीपीपीज के जरिए प्रोत्साहित करके। तो एआई एथिक्स पर अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि जनरेटिव एआई जैसी टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ये गंभीर नैतिक और सामाजिक जोखिम भी लाती हैं, मोनोपोली से लेकर आईपीआर थेफ्ट और प्राइवेसी उल्लंघन तक। इनसे निपटने के लिए एक संतुलित रास्ता अपनाना होगा, जिसमें रोबस्ट रेगुलेशन हो, एथिकल इनोवेशन पर जोर हो और ग्लोबल कॉपरेशन शामिल हो। अल्टीमेटली लक्ष्य ये होना चाहिए कि एआई एक्सप्लॉयटेशन या डोमिनेंस का टूल ना बने, बल्कि एम्पावरमेंट, इंक्लूसिविटी और फेयरनेस का एक साधन बने जो पूरी मानवता के हित में काम करे। इस पूरी चर्चा से, चाहे वो व्यक्तिगत मॉरल इंटेग्रिटी हो या एआई जैसी टेक्नोलॉजी की एथिक्स, एक सवाल उभरता है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर हम इस तेजी से बदलते तकनीकी और सामाजिक परिदृश्य में नैतिक मूल्यों को सिर्फ बनाए ही नहीं, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। व्हाट कैन वी एक्टिवली डू? ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सके, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।